हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पावर फ्लो इन ट्रांसमिशन लाइन। तो आपकी पावर कैसे निकालते हैं ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, कितनी पावर फ्लो होगी। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक जनरेटर है, यहाँ से बिजली जनरेट हुई और मान लीजिए इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो बी ऑफ एस एंगल ऑफ डेल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे जो पावर जनरेट होकर मेरी सेंडिंग एंड से जा रही है वो पी एस प्लस जे क्यू एस है। ठीक है, आगे आ गया ये ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी पैरामीटर है, ए बी सी डी पैरामीटर। ठीक है, वो आगे जाएंगे आपके पास रिसीविंग एंड पे। ठीक है, वी आर, वहाँ पे वोल्टेज वी आर एंगल ऑफ 0 डिग्री है, और यहाँ पे जो रिसीविंग एंड पे जो कम्प्लेक्स पावर रीच कर रही है रिसीविंग, दैट इज पी आर प्लस जे क्यू आर। राइट, और ये मान लीजिए मेरे पास लगा हुआ है लोड। ठीक है, तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपकी सेंडिंग एंड है, सेंडिंग एंड साइड, और ये आपके पास कह रहा है जी रिसीविंग साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है मान लीजिए वी एस एंगल ऑफ डेल्टा है, रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज है दैट इज वी आर एंगल ऑफ डेल्टा। करेक्ट हो इतनी बात, यहाँ तक ओके हो गया भाई। इसके बाद जो मेरे पास ए है, हम ए को ऐसे एज्यूम करके चलेंगे, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंगल मान लीजिए अल्फा है, बी भी हम एज्यूम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंगल ऑफ बीटा। ठीक है, जो सी है उसका मैग्नीट्यूड सी एंगल ऑफ गामा है सपोज। जो डी है वो ए के इक्वल ही होता है भाई। ठीक है, उसको हम लिखेंगे मैग्नी ऑफ डी एंगल ऑफ मान लीजिए डेल्टा। ठीक है, डेल्टा और अल्फा दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, तीनों को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, डेल्टा नहीं एज्यूम करेंगे, इसको ऐसे एज्यूम कर लें, डेल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं राजी। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहली बात आपसे पूछूं, जो आपके पास डेल्टा है, डेल्टा क्या बोलेंगे, लोड एंगल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। डेल्टा को क्या बोलेंगे, लोड एंगल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ये सेंडिंग एंड और आपके पास रिसीविंग एंड वोल्टेज के बिटवीन का एंगल होगा। ठीक है, तो अगर मैं कम्प्लेक्स पावर की बात करूं, कम्प्लेक्स पावर ऑन रिसीविंग साइड, रिसीविंग एंड। ठीक है, तो ये हम पहले निकाल देते हैं भाई रिसीविंग एंड की। ठीक है, फिर हम देखेंगे सेंडिंग एंड की। ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। तो एस ऑफ आर मेरे पास होगा वी आर इंटू आई आर का कॉन्जुगेट, ये चीज़ होगी भाई, बोलो। और आपके पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वी एस दैट इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी इंटू आई आर, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। तो आई आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आई आर की वैल्यू क्या होगी, बी एस माइनस, हाँ जी, ए वी आर डिवाइड बाई बी हो जाएगा राजी। इस इक्वेशन में से आई आर आपने निकाल लिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो बी एस को क्या लिख सकते हैं, बी एस मैग्नीट्यूड एंगल कितना राजी डेल्टा, माइनस ए को क्या लिख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ अल्फा, वी आर को कैसे लिखते हो, वी आर एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइड बाई बी को क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंगल ऑफ बीटा। तो आई आर की अगर मैं बात करूं तो आई आर आपके पास आ जाएगा बी एस मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड एंगल अल्फा माइनस बीटा माइनस ए बाई बी इंटू वी ऑफ आर, एंगल कितना बचेगा राजी अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, लेकिन हमें करना है आई आर का कॉन्जुगेट। तो आई आर का कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है, जो आपके पास, हाँ जी, जो आपके पास एंगल है उसका साइन चेंज कर दो। तो डेल्टा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस डेल्टा माइनस मैग्नीट्यूड ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंगल ऑफ वी आर, यहाँ पे हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया राजी, आई ऑफ आर आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, वी ऑफ आर से, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो एस ऑफ आर आपने निकालना था, रिसीविंग एंड वोल्टेज, सॉरी रिसीविंग एंड कम्प्लेक्स पावर, दैट इज नथिंग बट बी आर का मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ 0 डिग्री इंटू आई आर कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं राजी, बी ऑफ आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई बी एस डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंगल बीटा माइनस डेल्टा माइनस मैग्नीट्यूड ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड बी वी ऑफ आर एंगल बीटा माइनस अल्फा, ये चीज़ हो जाएगी भाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आ जाएगा बी एस मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर डिवाइड बाई बी एंगल ऑफ बीटा माइनस डेल्टा माइनस ए बी वी ऑफ आर का स्क्वायर हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा राजी बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर
1 आ जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर ऑन रिसीविंग एंड साइड। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स पावर की हेल्प से हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर भी निकाल सकते हैं राजी। तो अगर मैं पी ऑफ आर की बात करूं, कितनी रिएक्टिव पावर, सॉरी एक्टिव पावर मेरी रिसीविंग एंड साइड पहुंचेगी, दैट इज इक्वल टू बी एस बी आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड बी। हाँ जी, कॉस के साथ लिख देते हैं हम, आपको पता है भाई एक्टिव पावर को, और एक्टिव पावर को साइन के साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो वी आर का स्क्वायर इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा। अगर मैं रिएक्टिव पावर की बात करूं तो रिएक्टिव पावर क्या आएगा, बी एस बी आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सेम आएगा, बस साइन ले लेंगे। ठीक है, जो भी एंगल होगा उसका साइन हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत है तो भाई बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी। ठीक है जी, तो आपके पास एक्टिव पावर आ गया, आपके पास रिएक्टिव पावर आ गया, और आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर आ गया। ठीक है, तो ये तीनों आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, ये किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये चीज़ वैलिड होगी। ठीक है, तो एक डालिए नोट। ठीक है, तो लिखिए नोट, इसमें जो वी आर है उसकी वैल्यू जैसी लोगे वैसी आपको कॉम्प्लेक्स पावर मिलेगी। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट लिखिए, इफ वी आर का मैग्नीट्यूड या वी एस का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अगर ये आप पर फेज में लोगे, ठीक है, अगर आप पर फेज में लेंगे, ठीक है, पर फेज होगी, देन जो आपके पास एक्टिव और रिएक्टिव पावर होगी, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, वो आपके पास सिंगल फेज आएगी। ठीक है, कौन सी आएगी राजी, सिंगल फेज रिएक्टिव पावर आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अगर आप वी आर और बी एस की कौन सी वैल्यू ले रही हो, लाइन टू लाइन, कौन सी वैल्यू, लाइन टू लाइन, तो आपके पास जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर आएगी, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर जो आएगी वो आपके पास कौन सी आएगी राजी, बोलो जल्दी से, वो आपके पास आएगी थ्री फेज। ठीक है, तो उस केस में आपके पास थ्री फेज एक्टिव और रिएक्टिव पावर आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने भाई याद रख लेनी है। ठीक है, ओके हो जाएगा यहाँ तक, बोलो अगर कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई, जहाँ तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूँ, ठीक है, जो एक्टिव पावर होगी पी आर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी राजी, मोर डिपेंड किसके ऊपर करेगी, पी आर। आप बोलोगे सर डेल्टा के ऊपर भी डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी, हमने डेल्टा के ऊपर तो देख ही लिया था इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट। ठीक है, उस केस में ये डेल्टा के ऊपर डिपेंड कर रही थी, लेकिन ये वोल्टेज के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, लेकिन ये वोल्टेज के साथ उतनी सेंसिटिव नहीं होगी जितनी डेल्टा के साथ होगी। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं जो मेरी पावर होगी गेट द फंक्शन ऑफ डेल्टा, और जो आपको पता है रिएक्टिव पावर है राजे, वो आपकी फंक्शन ऑफ वोल्टेज होगी। ठीक है, उसके साथ ये एंगल जो डेल्टा इसमें भी आ रहा है ना, ये देखो एंगल डेल्टा आ रहा है, इस डेल्टा एंगल के साथ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जितना वोल्टेज के साथ होगा। ठीक है, इसलिए रिएक्टिव पावर का जो मेजॉरिटी जो कंट्रोल होता है, जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, वो वोल्टेज के साथ होती है, और जो एक्टिव पावर है उसकी, बोलो जी, डेल्टा के साथ होती है। ठीक है, अगर हम कंडीशन निकालें, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो कंडीशन भाई सबसे पहले एक्टिव पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर एक्टिव पावर, तो एक्टिव पावर मैक्सिमम कब होगी, जब उसकी वेरिएशन डेल्टा के साथ है ना, तो अगर आपके पास डी पी आर विद रिस्पेक्ट टू डी डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, जीरो आ जाए। ठीक है, तो आपके पास जो पी ऑफ आर है इसका डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो इधर तो डेल्टा नहीं है, ठीक है, इधर वाले फैक्टर का तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हम पार्शियल डेरिवेटिव कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल ही लिख दो भाई। ठीक है, तो इस वाले का क्या हो जाएगा, ये पूरे का पूरा फैक्टर एज इट इज रहेगा, बी एस वी आर बटा वी, और कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी एस बी आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस का क्या हो जाएगा राजी, माइनस साइन, हाँ जी, ब्रैकेट में कितना था एंगल, बीटा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस डेल्टा, और डेल्टा माइनस डेल्टा का माइनस वन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जीरो। मतलब ये हुआ
साइन बीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बोलो जी, यहाँ तक ओके हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ साइन बीटा माइनस डेल्टा 0 कब होगा, जब बीटा और डेल्टा दोनों सेम हो जाएं। तो जब बीटा और डेल्टा दोनों क्या हो जाएंगे राजी सेम, उस केस में जो मेरी पावर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास ऐसे कोई एंगल गिवन है, ठीक है, ऐसे कुछ गिवन है, यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज बी एस एंगल ऑफ डेल्टा है, सपोज यहाँ पे वी आर एंगल ऑफ 0 डिग्री है। ठीक है, ये है 1 प्लस जी। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं इस ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी। ठीक है, ये जो बीटा था राजी, बीटा कौन सा एंगल था, बीटा आपका बी पैरामीटर का एंगल था, और जो बी पैरामीटर होता है वो आपकी इस जेड को ही रिप्रेजेंट करता है। ये जो जेड है ना, आप किसी भी क्वेश्चन में देख लो, इस जेड को ही रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे मेरी बात। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे बीटा इक्वल टू डेल्टा दैट इज इक्वल टू 10 का इनवर्स जेड का, वो निकाल लेते हैं 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 10 इनवर्स 1 दैट इज नथिंग बट 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब जब बीटा और डेल्टा 45 डिग्री हो जाएंगे उस केस में मेरा जो सिस्टम होगा वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। ओके हो जाएगा भाई, यहाँ तक बोलो ठीक है यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ भाई आपके पास आ जाए। ठीक है जी, ओके हुआ यहाँ तक। तो आगे हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो जो आपके पास पी आर इक्वेशन है उसमें बीटा इक्वल टू डेल्टा रख दीजिए। ठीक है, ये दो इक्वेशन है ना आपके पास, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, ये सपोज इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, पुट बीटा इक्वल टू डेल्टा इन इक्वेशन नंबर 2, तो वो पी आर की कौन सी वैल्यू आ जाएगी राजी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्या है भाई, वी एस बी आर कॉस बीटा माइनस डेल्टा दोनों सेम कर देंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या बी एस बी ऑफ आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस बीटा माइनस डेल्टा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे राजी सेम हो जाएंगे। ठीक है, मीन 0 माइनस, हाँ जी आगे क्या है, आगे इक्वेशन के अंदर रखो भाई बीटा माइनस अल्फा वाली इक्वेशन बाकी रह जाएगी ना, तो ए बाई बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी आर। ठीक है, बी आर का स्क्वायर, तो वी आर का स्क्वायर इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, पी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, उस केस में जो क्यू आ रहा है रिएक्टिव पावर की वैल्यू कितनी होगी जब पावर मैक्सिमम हो रही है, तो वो भी हम देख लेते हैं ना जी। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, साइन, ये देखिए साइन बीटा और डेल्टा दोनों सेम करोगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, जो पहली जो पूरी टर्म है पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, बचेगा क्या नेगेटिव के साथ। ठीक है, क्यू आर बचेगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, बी आर का स्क्वायर बी आर का स्क्वायर बचेगा राजी इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बचेगा। ठीक है, तो ये चीज भाई आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यहां से क्या क्लियर हो रहा है, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी इन द ट्रांसमिशन लाइन उस केस में रेक्टिव पावर क्या आ रही है राजे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव रेक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, लीडिंग रेक्टिव पावर। ठीक है, लीडिंग रेक्टिव पावर का मतलब पावर फैक्टर कौन सा होगा राजे, लीडिंग होगा। ठीक है, पावर फैक्टर अगर लीडिंग है इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटिव नेचर होगा। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो लिखिए हैंस मैक्सिमम, ये नोट करके लिख लो भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से। हैंस मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड when load is obtained, हाँ जी कैपेसिटिव। ठीक है, बिकॉज रेक्टिव पावर क्या आपके पास नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्या है जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, जब डेल्टा इक्वल टू बीटा होगा
डेल्टा इक्वल टू बीटा होगा, इसका मतलब स्टेबल होगा मेरा सिस्टम, दैट इज द स्टेबिलिटी एंगल ऑफ पावर लाइन सिस्टम विच इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट की जो हम कंडीशन निकाली थी ना वहां पे, डी डेल डिवाइड बाई डी पी डिवाइड बाई डी टेल ऐसे निकाली थी ना, अगर वो इक्वल टू जीरो है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, अगर डी पी डिवाइड बाई डी डेल आपका लेस देन जीरो था तो सिस्टम अनस्टेबल था। याद करो भाई स्टेबिलिटी लिमिट, ठीक है, जब हम उसके अंदर किया था, जब डी पी डिवाइड बाई डी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होता है, मीन्स पॉजिटिव होता है, उस केस में सिस्टम मेरे पास क्या आया था, स्टेबल। ठीक है, ये कंडीशंस हम वहां पे निकाली थी। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा ग्रेटर देन बीटा कर दूं, ठीक है, डेल्टा अगर ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा, ठीक है, पी आर की इक्वेशन में देखिए, ये जो पी आर का इक्वेशन है, जब डेल्टा मोर देन बीटा हो जाएगा राजे, उस केस में क्या होगा, जल्दी, डेल्टा अगर बीटा से इक्वल हो जाएगा तो उस केस में मेरे पास जो डी पी आर डिवाइड बाई डी डेल्टा है, आप उसको कैलकुलेट करना राजे, वो मेरे पास लेस देन जीरो आएगी। डी डेल्टा दैट इज लेस देन जीरो, मीन सिस्टम क्या होगा राजे, सिस्टम इज अनस्टेबल। ऐसे ही इफ, ये तीन कंडीशन भाई आप लगा देना, इफ डेल्टा इज लेस देन बीटा, अगर डेल्टा मेरा लेस देन बीटा हो जाएगा राजी, उस केस में जो डी पी आर डिवाइड बाई डी डेल्टा है वो मेरे क्या आ जाएगी, मोर देन जीरो आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज स्टेबल। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा की फॉर्म में बताऊंगा तो स्टेबिलिटी आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, जैसे हमने स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी ऐसे बताई थी ना, अब अल्फा जो डेल्टा और बीटा है उसके रिलेशन से भी आप बता सकते हो आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिखिए, वहां पे भी हमने लिखा था फॉर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के लिए यूजुअली जो आपके पास ऑपरेटिंग एंगल ऑफ द सिस्टम है, ऑफ द सिस्टम, कौन सा एंगल होता है राजे, वो डेल्टा, जिसकी वैल्यू हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं 30 टू 40 डिग्री। ठीक है, आगे सुनिए, जो आपके पास मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं एज ए यूजुअली स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, वही मेरे सिस्टम की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 आपके पास है, इन दोनों का यूज करूंगा मैं, 2 और 3 का। ठीक है, 2 और 3 का यूज करेंगे, और देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, हाँ जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे देखिए, पी आर था, उसकी जो नेगेटिव टर्म थी राजी मैं इस तरफ ले आया, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ऊपर से चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बीटा माइनस अल्फा था, और इधर आपके पास बचेगा बी एस वी ऑफ आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस बीटा माइनस डेल्टा। सपोज दिस इज इक्वेशन इज ए। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से देखेंगे, जो नेगेटिव टर्म है इस साइड ले आएंगे, तो क्यू आर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर का होल स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू बी एस बी आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन बीटा माइनस डेल्टा। सो दिस इज बी। अगर मैं इक्वेशन ए का स्क्वायर कर दूं और बी का स्क्वायर कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो देखो क्या आएगा, देखिए यही चीज बचेगी, पी ऑफ आर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑफ आर का होल स्क्वायर इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑफ आर का होल स्क्वायर इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा, इसका क्या कर देंगे राजे, होल स्क्वायर कर देंगे, विच इज इक्वल टू
इसमें देखो जे वाला और जे वाला फैक्टर तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो सिंपली आ जाएगा बी एस डिवाइड बाई वी ऑफ आर डिवाइड बाई बीटा बी, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर विच इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी भाई। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, किसकी इक्वेशन है जी, सर्कल। ठीक है, इसका मतलब जो लोकस होगा आपके पास पी आर और क्यू आर का, वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका रेडियस कितना होगा राजी, बोलो जी, जिसका रेडियस होगा दिस आर का स्क्वायर, राइट। तो इसको लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। हेंस द लोकस ऑफ पी आर एंड क्यू आर is a circle of radius, कितना रेडियस होगा राजी इसका, रेडियस बी एस बी आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझे मेरी बात। तो ये चीज भाई आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। ठीक है, समझ में आया यहां तक। ठीक है, अगर वो तो अभी हम जो कर रहे थे वो सभी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आपके पास बनेगा वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए निकाल देते हैं भाई। तो पावर ट्रांसफर इक्वेशन फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी हम निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जो ABCD पैरामीटर आपके पास आए थे राजीव, वो क्या थे, याद है किसी को, 1Z01, यही आए थे भाई। ठीक है, तो जो Z था आपके पास R प्लस JX था कि नहीं था, तो Z को हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Z एंगल ऑफ थीटा। ये जो थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स XY, बोलो जी, XY R होगी। ठीक है जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसका मतलब ये हुआ जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, बोलो मैग्नीट्यूड जेड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जो बीटा होगा दैट इज नथिंग बट थीटा। हाँ जी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं पी आर की बात करूं तो पी आर की जो मेरे पास वैल्यू आने वाली है दैट इज इक्वल टू बी एस, इक्वेशन नंबर जो 2 आई थी उसी का हम यूज कर रहे हैं, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, बी की जगह पे हमने z लिख दिया। ठीक है, कॉस, हाँ जी, बीटा माइनस डेल्टा था, मीन थीटा माइनस डेल्टा हो जाएगा, माइनस बी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा क्यों लिया, क्योंकि जो अल्फा था उसकी वैल्यू कितनी है राजे, 0। अल्फा की वैल्यू 0 कैसे होगी, क्योंकि 1 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए देखो 1 है। ठीक है, 1 है मीन्स एंगल इसका 0 डिग्री है। ठीक है, तो ये पी आर हो जाएगा मेरा, ऐसे ही मेरा क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, बी एस बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड साइन थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय मॉड ऑफ जेड इंटू साइन थीटा। ठीक है, लेकिन जो आपके पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन गिवन होगी उसकी जो रेजिस्टेंस होगी राजे वो नेग्लेक्ट करके लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होगी मीन ये वाला पार्ट z का 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न होगी, हाँ बोलो जी, रिएक्टेंस गिवन होगी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो x होता है दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू r, सो r को हम क्या कर देते हैं राजे, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड। ये चीज लिखी होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसका मतलब मॉड ऑफ z इज नथिंग बट x, और जो थीटा होगा राजे दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री, रेक्टेंस का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही आपके पास पार्ट गिवन होगा। ठीक है, मान लीजिए जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे प्लस माइनस सेंडिंग एंड है, जी क्या है, रिसीविंग एंड है। ठीक है, तो इस केस में जो पी ऑफ आर होगा दैट इज इक्वल टू बी एस डिवाइड बाई बी आर, जेड की जगह पे क्या लिख देंगे, बोलो जी, एक्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस ऑफ डेल्टा माइनस वी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 क्या हो जाएगा राजी, 0। तो रिसीविंग एंड पावर दैट इज इक्वल टू
मॉड ऑफ बी ऑफ आर डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, साइन ऑफ डेल्टा, ये पी आर आ जाएगा, ऐसे ही क्यू आर आ जाएगा राजे। सेम चीज आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो वी ऑफ एस बी ऑफ आर डिवाइड बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास रिएक्टिव पावर आ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन भाई आपको पता होना चाहिए, रिसीविएंट पावर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, दैट इज सिमिलर टू जो आपने स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में निकाली थी इलेक्ट्रिकल पावर, सेम ही है ना, तो सेम ही यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से इस चीज को भाई नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक दो पॉइंट और आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। ठीक है, बिल्कुल ओके हो जाएगा भाई। हाँ जी, बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा सर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं क्यू आर को, तो क्यू आर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जो वी आर है वी आर डिवाइड बाई एक्स, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा बोलो, बी एस मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ डेल्टा माइनस वी ऑफ आर। ठीक है, ये चीज भी आपके पास अंदर इसके बच जाएगी। ठीक है, बी एस कॉस डेल्टा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर। ठीक है, रेक्टिव पावर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगर मैं मैक्सिमम कंडीशन की बात करूं, मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन फॉर पी मैक्स, कंडीशन फॉर पी मैक्स क्या थी भाई, बीटा और डेल्टा दोनों सेम हो। इस केस में बीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब पी आर मैक्स की जो वैल्यू है आपके पास, डेल्टा की जगह पे 90 लिख लो, तो साइन 90 क्या हो जाएगा राजे, 1 हो जाएगा। तो बी एस बी आर डिवाइड बाई मॉड एक्स, यही चीज वहां पे आई थी, ई एफ बी टी बटा एक्स। ठीक है, तो उस केस में जो रेक्टिव पावर होगी राजे वो कितनी होगी, यहाँ पे डेल्टा की जगह पे 90 लिखो, कॉस 90 जीरो हो जाएगा, मीन्स माइनस मॉड ऑफ बी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पी आर मैक्स, पी आर मैक्स। ठीक है, समझ में आया भाई। तो पी आर मैक्स निकालने को आ गया, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यू आर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पी मैक्स कब आएगी, जब लोड मेरा क्या होगा राजे, कैपेसिटिव होगा। ठीक है, मैंने वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री है ना, वहां पे बीटा इज इक्वल टू डेल्टा था। अब जो बीटा है वो 90 डिग्री है, इसका मतलब जब डेल्टा 90 डिग्री होगा तो क्या होगा राजेश, स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ लाइन होगी, मींस मार्जिनली स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी लिमिट ऑफ लाइन। ठीक है, मींस मार्जिनली स्टेबल। जब डेल्टा मोर देन 90 डिग्री होगा तो आप देखिए जो आपके पास डी पी आर है डिवाइड बाई डी डेल्टा वो लेस देन जीरो आ जाएगा। देखो इसमें मोर देन 90 रखो, मोर देन 90 रखोगे जो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, मींस सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, ऐसे जब डेल्टा लेस देन 90 रहेगा तो साइन डेल्टा मेरा पॉजिटिव रहेगा, तो डी पी आर डिवाइड बाई डी डेल्टा मोर देन जीरो आएगा, मीन सिस्टम मेरा क्या रहेगा राजी, स्टेबल रहेगा। करेक्ट हुई इतनी बात। देखिए भाई इजी था, कोई चीज इसके अंदर डिफिकल्टी थी, कोई भी चीज की डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, बोलो जी, यहाँ तक हो जाएगा। हाँ जी, ओके है पॉइंट्स, बिल्कुल ओके है सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, फिर आगे हम देखते हैं सेंडिंग एंड पावर ट्रांसफर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला केस हमने किया था रिसीविंग एंड का। ठीक है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स पावर ऑन रिसीविंग एंड। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स पावर ऑन सेंडिंग एंड। ठीक है, तो लिखिए सेकंड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पावर ऑन सेंडिंग एंड। सेंडिंग एंड से कितनी पावर आ रही होगी। ठीक है, सेंडिंग एंड, इसका मतलब सेंडिंग एंड से जितनी चली होगी और उसमें से रिसीविंग एंड पे कितनी पहुंची होगी। अगर दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अरे लॉसेस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन आ जाएंगे। ठीक है, बोलो जी, ओके हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत है तो बताइए भाई जल्दी से। तो लिखिए नेक्स्ट सेंडिंग एंड पावर। ठीक है, तो सेंडिंग एंड पावर कैसे निकालेंगे भाई, बोलो जी, एस एस हो जाएगा ना, सेंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर दैट इज नथिंग बट बी एस आई एस का कॉन्जुगेट। ऐसे ही करेंगे भाई, बोलो यार,
कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन है तो जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है। तो आपको पता है BS आपके पास ये था ABCD पैरामीटर के साथ, VR और IR थे, ठीक है। अगर मैं VR IR की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा राजे, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इन्वर्स करने के पहले नीचे डिटर्मिनेंट आएगा AD माइनस BC जिसकी वैल्यू 1 होती है राजे, उसको मैं नहीं लिखूंगा। और 2/2 का मैंने शॉर्टकट बताया था, आपके जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर दो, नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा VS इंटू आई ऑफ एस आ जाएगा, ठीक है जी। बोलो ओके है। तो अगर मैं V ऑफ R की बात कर रहा हूँ तो ये D ऑफ BS माइनस B इंटू IS आ जाएगा, ठीक है जी। ओके हुआ। तो यहाँ से अगर मैं I ऑफ S निकालूं तो IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो जल्दी से। IS की जो वैल्यू आएगी राजे दैट इज इक्वल टू DVS माइनस ऑफ VR डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो D का मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ डेल्टा इंटू BS का मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ डेल्टा माइनस VR मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ 0 डिग्री, B को लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B एंगल ऑफ बीटा, ठीक है। तो आई ऑफ एस की वैल्यू निकाल दो भाई जल्दी से, कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू D डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ BS, एंगल कितना बचेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बीटा, डेल प्लस डेल्टा, हाँ जी डेल प्लस डेल्टा माइनस बीटा, ओके हुआ। और माइनस क्या कर देंगे, VR का मैग्नीट्यूड एंगल ऑफ माइनस बीटा, लेकिन हमें क्या करना है राजे, IS का कॉन्जुगेट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ D B मैग्नीट्यूड ऑफ BS, एंगल क्या हो जाएगा बीटा माइनस, हाँ जी डेल्टा प्लस डेल प्लस डेल्टा, ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ BR, एंगल कितना हो जाएगा राजे प्लस का बीटा। यहाँ तक ओके हो गया भाई, बोलो जल्दी से बता दो भाई, यहाँ तक ठीक है, बढ़े आगे, बिल्कुल सर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट फिर देखिए, इसको सेंडिंग एंड कम्प्लेक्स पावर को निकाल देते हैं, वो BS के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। BS को क्या लिखेंगे, BS मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा इंटू IS का कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो BS एंगल ऑफ डेल्टा यहाँ पे पुट करो भाई, मैग्नीट्यूड D बीटा B ऑफ S बीटा माइनस, हाँ जी डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा माइनस B ऑफ R एंगल ऑफ बीटा, ठीक है। तो SS की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं भाई यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ D डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B BS का होल स्क्वायर, एंगल कितना हो जाएगा बीटा माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा कैंसिल हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा B ऑफ S B ऑफ R, ठीक है। यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ BR नहीं लगाया है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B, यहाँ पे भी आप भाई मैग्नीट्यूड ऑफ B लगा दो, ठीक है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो एंगल कितना हो जाएगा भाई डेल्टा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास भाई बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं P ऑफ S दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ D डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B ऑफ S का होल स्क्वायर इंटू कॉस बीटा माइनस डेल्टा माइनस BS B ऑफ R मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस डेल्टा प्लस बीटा। तो सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर की बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ D मैग्नीट्यूड ऑफ B BS का स्क्वायर इंटू साइन बीटा माइनस डेल्टा माइनस BS मैग्नीट्यूड ऑफ B BVR का मैग्नीट्यूड इंटू साइन डेल्टा प्लस बीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर C, दिस इज इक्वेशन नंबर D, ठीक है। ये चीजें आ जाएंगी आपके पास। तो अगर मैं कंडीशन निकालूं फॉर मैक्सिमम सेंडिंग एंड पावर, तो सेंडिंग एंड पावर की अगर मैं कंडीशन निकालूं तो क्या होगा, PS मैक्स कब होगा राजे, जब मेरे पास कर्ल PS विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो निकाल दें भाई, ये जो इक्वेशन नंबर C है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा करेंगे, ये जो पहली टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, इसमें अंदर डेल्टा नहीं है, इसके अंदर है भाई डेल प्लस बीटा,
तो कॉस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, बी एस बी ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो जाएगा साइन डेल्टा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, मीन साइन डेल्टा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। तो क्या डेल्टा प्लस बीटा की वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज डेल्टा प्लस बीटा कुछ ना कुछ वैल्यू है ना इसके अंदर, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये कभी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब डेल्टा प्लस बीटा को क्या लेना पड़ेगा राजी? 180 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। साइन 180 भी क्या होता है? जीरो ही होता है, ठीक है। बोलो जी, ओके हो गया। तो इसका मतलब मैक्सिमम कब होगी पावर ट्रांसफर? होगी जब बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो जी, जी हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो पी एस मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी? ये कंडीशन यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई, बीटा प्लस डेल्टा को, ये जो बीटा प्लस डेल्टा है इसको 180 लिख देते हैं। कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? बोलो जी, -1 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो पी एस मैक्स की जो वैल्यू आएगी मॉड ऑफ डी डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी, बी ऑफ एस का होल स्क्वायर इंटू कॉस बीटा माइनस डेल्टा, माइनस माइनस बाई प्लस हो जाएगा और वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइड बाय कितनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो क्यू ऑफ एस उस केस में कितना होगा? क्यू ऑफ एस दैट इज इक्वल टू, बोलो जी, बीटा प्लस डेल्टा की वैल्यू 180 रख दो, जे हो जाएगा जीरो, तो आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मॉड ऑफ डी डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी, बी ऑफ एस का स्क्वायर इंटू साइन बीटा माइनस डेल्टा, ये चीज बच जाएगी, ठीक है जी। बोलो जी, ओके हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो अप्रोक्सीमेशन सेंडिंग एंड पावर की जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी, ठीक है। ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन वाली इक्वेशन है ना, ये सभी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली सेंडिंग एंड पावर इक्वेशंस, यहाँ पे मान लीजिए बी ऑफ एस है, यहाँ पे बी ऑफ आर है, ये मान लीजिए जे एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ए बी सी डी पैरामीटर की बात करूँ, ए बी सी डी पैरामीटर, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है 1 जे एक्स 0 1, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? 1, उसका एंगल कितना है? 0 डिग्री। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितनी है राजे? एक्स है, तो उसका एंगल कितना है बीटा? दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री, ठीक है। तो पी ऑफ एस की वैल्यू कितनी आएगी? इस सभी को वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो राजे, बी एस बी आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू साइन डेल्टा, दैट इज सिमिलर टू रेक्टिव पावर, सॉरी रिसीविंग एंड एक्टिव पावर। तो क्यू ऑफ एस किसके कल आ जाएगा? बी एस डिवाइड बाई मॉड एक्स बाहर निकालो, अंदर आएगा बी ऑफ एस का मैग्नीट्यूड माइनस बी ऑफ आर कॉस इंटू डेल्टा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो रिजल्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो पी मैक्स भी निकाल सकते हो, पी मैक्स भी आपके पास सेम ही आ जाएगा राजे, बी एस मैग्नीट्यूड बी आर मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई एक्स, ठीक है जी। तो जी आपके पास सेंडिंग एंड पावर हो गया और रिसीविंग एंड पावर हो गया, ठीक है। दोनों के भाई आपको पॉइंट पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे सपोज जी ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है। जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, सपोज दिस इज B1 एंगल ऑफ डेल्टा 1 है, ये जो वोल्टेज गिवन है दैट इज B2 एंगल ऑफ डेल्टा 2 गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं पी आर की बात करूँ जी, पी आर क्या होगा? B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई एक्स मैग्नीट्यूड इंटू साइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा 1 है, यहाँ पे डेल्टा 2 है। ऐसे ही अगर मैं क्यू आर की बात करूँ, ठीक है, तो क्यू आर जो आपके पास रिसीविंग एंड वोल्टेज है, सॉरी रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर है, दैट इज इक्वल टू बी एस, मीन्स बी एस की वैल्यू V1 है, यहाँ पे V1 B2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या था आपके पास? इसके बाद था मेरे पास कॉस, ठीक है। कॉस क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 माइनस, हाँ जी, वी आर मीन्स B2 का स्क्वायर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, ठीक है। यही चीज थी ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे,
V2 मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई x मैग्नीट्यूड, अंदर क्या बचेगा V1 मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 माइनस V2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये थी। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स ये है कि जो मेरे पास डेल्टा 1 और जो डेल्टा 2 है इसके ऊपर मैं अगर कंडीशन लगा दूँ, ठीक है, देखिए इफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, मतलब अगर डेल्टा 1 हायर देन डेल्टा 2 हो जाए तो जो मेरी P ऑफ R है राजे वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ध्यान से देखो, अगर जे टर्म मेरा पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स जो मेरे पास पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। मीन्स उसका मतलब है पावर आपकी फ्लो होगी, पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम, मान लीजिए बस नंबर 1 है, ये बस नंबर 2 है, ठीक है, फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2। ओके हुआ यहाँ पे। अगर इफ, ये पॉइंट्स भाई नोट करते जाना, इफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अगर लेस देन 0 है, मीन्स डेल्टा 1 आपका लेस देन है देन डेल्टा 2, तो पी आर मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव मीन्स इससे उल्टा जाएगा। ठीक है, तो पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम बस नंबर 2 टू बस नंबर 1। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों पॉइंट का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ऑफ बोथ द पॉइंट इज दैट जो आपके पास रियल पावर होगी, रियल पावर इज फ्लोज फ्रॉम हायर एंगल टू लोअर एंगल। ठीक है, यही हम बार बार बात भाई वहां पे कर रहे थे, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही हम रेक्टिव पावर के केस में देख लेते हैं। ठीक है, इफ b1 cos ऑफ डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ठीक है, अगर हायर देन हो जाए किससे, b ऑफ 2 से, तो मेरे पास जो रिएक्टिव पावर q ऑफ r आएगी राजी, वो क्या आएगी, मोर देन जीरो आएगी। ठीक है, मोर देन जीरो का मतलब क्या है, जो q है मीन्स रिएक्टिव पावर है, चलो पूरा लिख लेते हैं, रिएक्टिव पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम बस नंबर 1 टू बस नंबर 2। करेक्ट हुई इतनी बात? अब इससे उल्टा क्या है, इफ अगर b1 cos ऑफ डेल्टा लेस देन b ऑफ 2 मैग्नीट्यूड हो जाए, तो क्यू आर मेरा उस केस में नेगेटिव आ जाएगा। मीन्स रिएक्टिव पावर आपकी क्या होगी राजी, रिएक्टिव पावर बस नंबर 2 से इज फ्लोइंग फ्रॉम बस नंबर 2 टू बस नंबर 1। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी रिएक्टिव पावर होगी राजी वो क्या करेगी, बोलो, रिएक्टिव पावर फ्लो फ्रॉम, लिख लो भी, रिएक्टिव पावर, हाँ जी, फ्लोज फ्रॉम, हाँ जी, हायर वोल्टेज मैग्नीट्यूड टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड टू बस विद लोअर वोल्टेज मैग्नीट्यूड। ठीक है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया आपका। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, B1 की वोल्टेज B2 से ज़्यादा है, तो बस 1 से 2 तक जा रही है। जब बस नंबर 2 की वोल्टेज ज़्यादा है तो पावर आपकी बस नंबर 2 से इसकी कम है, तो उधर को जाएगी। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ओके हुई इतनी बात? तो ये दोनों पॉइंट भाई आपके इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि आपके पास एक्टिव और एक्टिव पावर कैसे किधर को जाएगी। ठीक है जी, तो ये भाई आपके पास कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।